कई अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले इस ब्रह्मांड में दूर दूर तक नजर डालने के लिए मनुष्य सदियों से प्रयास करता रहा है और मनुष्य के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है अंतरिक्ष में स्थित हबल टेलीस्कोप, जो कि दूर की चीजों को पास में देखने के लिए मनुष्य ने टेलीस्कोप जैसे वैज्ञानिक उपकरणों की रचना की। हबल टेलीस्कोप सिर्फ उतना ही देख सकता है जितनी कि हमारी आंखें देख सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वहां तक देख सकता है जहां तक हमारी आंखें कभी भी देख ही नहीं सकती। पृथ्वी पर लगातार बिगड़ते हालात, लगातार बढ़ता प्रदूषण, जिसके कारण बिगड़ता मौसम, बढ़ती प्राकृतिक घटनाएं, बढ़ती जनसंख्या जिस कारण घटते प्राकृतिक संसाधन, यहाँ तक कि पीने के पानी की भी लगातार कमी हो रही है, जिसके कारण इन सभी समस्याओं ने मनुष्य को अपना नया घर ढूंढने के लिए प्रेरित किया। ऐसी बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए ये बात तो कहना संभव है कि हमें एक ना एक दिन इस प्लैनेट को छोड़ना ही होगा। लेकिन जब हम इस प्लैनेट को छोड़ेंगे तब हम कहाँ रहेंगे? इसका सीधा सा जवाब है इस ब्रह्मांड में, जहां दूर दूर तक गैलेक्सी स्टार प्लैनेट फैले हुए हैं। उन सभी गैलेक्सी स्टार प्लैनेट पर हमें जीवन की संभावनाओं को तलाशना है। दूर बैठकर ही हमें इस अनंत लगने वाले ब्रह्मांड में एक दूसरी पृथ्वी खोजनी होगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? आज हमारे पास किस स्पीड के व्हीकल नहीं है कि हम हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित प्लैनेट पर जाकर के वहां का अध्ययन कर सके। इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना ही होगा। हमें कुछ ऐसा खोजना होगा जो पृथ्वी से ही दूर दराज के इलाकों में फैले प्लैनेट में से पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स को खोज निकाले, ताकि हम वहां तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर सके। टेलीस्कोप की यात्रा लगभग 400 साल पहले शुरू हुई थी। पिछले 400 सालों में बदलते सालों के साथ टेलीस्कोप की तकनीक में भी लगातार बदलाव होता रहा। इन्हीं बदलावों की बदौलत हम हर बार इस ब्रह्मांड को और गहराई से देख और समझ पाए। हमारी इस यात्रा का परिणाम थी हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप मानव इतिहास के वैज्ञानिक सफर का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। इस हबल टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की गहराइयों से ऐसी ऐसी गैलेक्सी से पर्दा उठाया है जिसके होने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि इस ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सीज हैं। ये हबल टेलीस्कोप का ही कमाल था कि हमारे आज के ब्रह्मांड में नजर आने वाले अरबों गैलेक्सी कैसे काम करती हैं, वहां पर क्या है, इसका पता लगा पाए। ये हबल टेलीस्कोप का ही कमाल था कि हमें पता चला कि हम कहां से आए हैं और भविष्य में हमारी क्या मंजिल होने वाली है। हमारी इस विकास यात्रा को देखकर एक बार तो आश्चर्य होता है कि यदि टेलीस्कोप नहीं होते तो क्या होता। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि बिना टेलीस्कोप के तो हम इस पृथ्वी से बाहर झांक ही नहीं पाते और हम यही समझते रहते कि पृथ्वी के अलावा और कुछ नहीं होता। ये आकाश अनंत है, पृथ्वी के अलावा कोई प्लैनेट्स नहीं होते। हमारे सभी वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाते और हम कभी भी दूसरे प्लैनेट की यात्रा के बारे में विचार नहीं कर सकते थे। ये टेलीस्कोप ही था जिसने अपने प्रारंभिक चरण में दूर आकाश को निहारते देखकर बताया कि हमारी धरती जैसे बहुत सारे प्लैनेट इस अनंत से लगने वाले ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। ऐसी यात्रा का सबसे बड़ा नमूना है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे आधुनिक टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप आज तक मनुष्य के द्वारा देखे जा चुके ब्रह्मांड से भी आगे तक देख पाएगी। ये दूसरी पृथ्वी का पता लगा पाएगी। साथ ही साथ वैज्ञानिकों को उम्मीद भी है कि पानी कैसे बना, मनुष्य कैसे बना, कब बना, कहाँ बना, इन सब बातों का, इन सब सवालों का जवाब दे पाएगी। शुरुआती समय में हमारे पूर्वजों ने खुली आंखों से जब आकाश को निहारते हुए देखा तो पाया कि सूरज पूर्व से उगकर पश्चिम में छिप जाता है। वहीं रात भर चलता चांद और घूमते तारे हमें ये बताते हैं कि ये सभी चीजें हमारी परिक्रमा कर रही थी। उस समय हमारे पूर्वजों ने इस ब्रह्मांड को देखने के लिए जो मॉडल बनाया, उस मॉडल में हम इस ब्रह्मांड के सेंटर में थे। सभी चीजें हमारे चारों तरफ घूम रही थी, यहाँ तक कि सूरज भी हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा था। लेकिन समय गुजरने के साथ ये मॉडल काफी पेचीदा होता गया, क्योंकि महीनों ग्रहों को देखने के बाद पता चला
कि ये सभी ग्रह गोल गोल नहीं घूम रहे थे, बल्कि आकाश में लूप बनाते हुए घूम रहे थे। उस समय चर्च की बोलबाली की वजह से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये कह सके कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं और ना ही सूरज हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन बाद में महान वैज्ञानिक कोपरनिकस ने ये हिम्मत दिखाई और कहा कि अभी तक हमें पेचीदा लगने वाला इस ब्रह्मांड का ये मॉडल थोड़ा ठीक हो जाएगा अगर हम सेंटर में पृथ्वी को ना रख करके सूरज को सेंटर में रख दें। उस समय चर्च का कितना बड़ा डर रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोपरनिकस ने इस अनुमान की घोषणा अपनी मृत्यु के साल में की। लेकिन अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए कोपरनिकस के पास कोई भी वैज्ञानिक उपकरण नहीं था। इस वजह से उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन 50 साल के बाद 1609 में गैलीलियो ने सुना कि डच में एक ऐसा आविष्कार हुआ है जो दूर की चीजों को पास में दिखा सकता है। इसके जवाब में गैलीलियो ने मात्र 1 दिन में ही अपनी खुद की टेलीस्कोप बना ली और आकाश का नजारा देखने लगे। उन्होंने सबसे पहले चांद को देखा, जहां उन्होंने देखा कि चांद पर पहाड़ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। चांद गोल और समतल नहीं है, जबकि लोगों का मानना था कि चांद एक परफेक्ट गोला है। इसके बाद उन्होंने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को देखा तो पाया कि ये एक बादल नहीं है, बल्कि ये तो तारों का एक ग्रुप है। इन सब में सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज तो गैलीलियो की ही रही कि उन्होंने अपने उस टेलीस्कोप से जुपिटर को देखने में सक्सेस हासिल की। उन्होंने पाया कि जुपिटर के पास 4 चमकते पॉइंट है। उन्होंने उन्हें तारा नाम दिया। लेकिन जब दूसरी रात में फिर उसे देखने पहुंचे तो अब सिर्फ 3 ही पॉइंट बचे थे और वो भी अपनी जगह बदल चुके थे। वे हर रोज रात को आकाश को देखते और पाते कि वे 3-4 पॉइंट लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। शुरुआत में तो उन्होंने इसे तारा माना था, लेकिन वो असल में तारे नहीं थे, बल्कि जुपिटर ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते उसके चंद्रमा थे। गैलीलियो की खोज ने तो पहले से चली आ रही सभी प्रकार की धारणाओं और धार्मिक मान्यताओं को तोड़ करके रख दिया। उन्होंने घोषणा की कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं और ना ही दूसरी चीजें हमारा चक्कर लगाती हैं, बल्कि पृथ्वी ही किसी और के चक्कर लगाती है। उन्होंने घोषणा की कि सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उन्होंने पाया कि प्राचीन धार्मिक मान्यताएं और चर्च की मान्यताएं पूरे तरीके से गलत हैं। उन्होंने कहा कि कोपरनिकस ही सही था। ये टेलीस्कोप की पहली जीत थी कि हजारों सालों से चली आ रही मान्यताओं को उसने एक ही झटके में धराशाही कर दिया। ये विज्ञान की जीत थी। आज का सबसे उन्नत टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंख से 10 लाख गुना ज्यादा प्रकाश ऑब्जर्व कर सकता है, जबकि हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। वहीं गैलीलियो की टेलीस्कोप इंसानी आंख से 100 गुना ज्यादा ऑब्जर्व करता था। आधुनिक टेलीस्कोप में गैलीलियो की तरह 2 लेंस नहीं है। टेलीस्कोप की इस यात्रा को और ज्यादा आधुनिक बनाने का काम किया सर आइजैक न्यूटन ने, जिन्होंने 26 साल की उम्र तक कैलकुलेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के यूनिवर्सल लॉ को इजाद कर दिया था। उन्होंने कहा कि किसी भी टेलीस्कोप में लेंस की जगह रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी जगह से आने वाली किसी भी वेवलेंथ की प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। उसके उसी कलर को उसी रूप में देखा जा सकता है, उसे एक ही जगह फोकस भी किया जा सकता है। इसलिए आधुनिक जो टेलीस्कोप है, चाहे वो हबल टेलीस्कोप हो, चाहे वो फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो, वे सब इसी फैक्टर पर ही काम करते हैं। सर आइजैक न्यूटन के इस आइडिया ने तो टेलीस्कोप की दुनिया ही बदल दी। सर आइजैक न्यूटन के इस आइडिया के बाद हमने बड़ी बड़ी टेलीस्कोप बनाई और ज्यादा से ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम ब्रह्मांड के उन हिस्सों तक झांक सके जहां तक झांक पाना हमें कभी असंभव लगता था। आज हम बिग बैंग के पहले सेकंड तक झांकने की कोशिश करते हैं और इसमें काफी सफल भी होते हैं। हमें वो नजारे भी दिखाई देते हैं जो कभी अरबों साल पहले हुए थे। सर आइजैक न्यूटन के इस आइडिया ने जन्म दिया आज की आधुनिक टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। ये टेलीस्कोप इतनी पावरफुल है कि अगर चांद से हम धरती की तरफ देखें तो किसी खिड़की में चमक रहे छोटे से बल्ब की रोशनी को भी देख सकते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक हम सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को ही जानते थे,
इसके अलावा हम किसी दूसरी गैलेक्सी को नहीं जानते थे। हमें लगता था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही पूरा ब्रह्मांड है, यही हमारा पूरा ब्रह्मांड है। और इसके लिए, इस भ्रांति को तोड़ने के लिए हमें और बड़े टेलीस्कोप चाहिए थे जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी देख पाते। सन 1960 में सेंट कोविन ग्लास फैक्ट्री में 100 इंच का मिरर बनाया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा मिरर था। इस मिरर में बहुत सारे बुलबुले थे। उस समय जॉर्ज एलरी हेल एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी माउंट विल्सन पर बना रहे थे, जिससे वे पूरे लॉस एंजलिस को देख सकते थे। उस 100 इंच के ग्लास को इस ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया, जहां पर हम ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देख पाए जहां तक हम कभी देखने की सोच भी नहीं सकते थे। ये मानव के द्वारा बनाई गई पहली सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी, जिसे मानव के वैज्ञानिक क्षेत्र में क्रांति ला दी। माउंट विल्सन पर बनी इस ऑब्जर्वेटरी की क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में सेना में रहते हुए एडमिन हवन ने जब युद्ध खत्म किया तो सेना छोड़कर हर रात ऑब्जर्वेटरी में बिताते थे। वे यहाँ पर बैठकर पूरी रात आकाश को निहारते और अपने फोटोग्राफिक प्लेट पर उनकी फोटो उतारते। करीब 4 साल बाद सन 1923 में एडमिन हबल ने देखा कि एक तारा हर रोज अपनी लाइट बदल रहा है। एडमिन हबल ने देखा कि इस क्षेत्र में और भी तारे हैं, लेकिन एक तारा कुछ ज्यादा ही हलचल कर रहा है। हर रात नई फोटोग्राफिक प्लेट पर जगह की तस्वीर लेते और पहले वाली तस्वीर से उसको मिलाने की कोशिश करते। उन्होंने इस रोशनी की हमसे दूरी का पता भी लगाया। उन्होंने बहुत ही साधारण तरीका काम में लिया। यदि हमें एक जैसी दो चीजों की रोशनी के बारे में पता है तो हम उसकी रोशनी में आई कमी को माप कर ये पता लगा सकते हैं कि वो जो दूसरी जगह पर चीज है जिसकी रोशनी बहुत कम आ रही है, तो वो हमसे कितनी दूर है। हबल ने इसी तरीके से कैलकुलेशन की और पता लगाया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक दूसरी गैलेक्सी है और ये हमसे करीब 2.5 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी और इसने साबित किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम ही अकेले नहीं हैं, हमारी गैलेक्सी ही अकेली नहीं है, जबकि इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिनमें अरबों तारे और प्लैनेट्स भरे हुए हैं। बल्कि इस क्रांतिकारी खोज ने मानव को और ज्यादा उत्तेजित कर दिया ताकि वो अपने इस ब्रह्मांड में पता कर सके कि वो कहां पर स्थित है। हबल ने जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी की हमसे दूरी का पता लगाया तब पूरा संसार आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये दूरी बहुत बहुत ज्यादा थी, जिसने हमें बताया कि हम ब्रह्मांड के सिर्फ एक छोटे से पॉइंट है, जबकि ब्रह्मांड तो बहुत ही विशाल है। हबल ने ही इसी टेलीस्कोप की मदद से घोषणा की कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस घोषणा ने तो इस सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी अपनी इक्वेशन में परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि यह ब्रह्मांड एक निश्चित आकार में है और ये फैलता नहीं है। हबल ने बताया कि इस ब्रह्मांड में स्थित सभी गैलेक्सी एक दूसरे से लगातार दूर जा रही है। इससे अनुमान लगाना आसान हो गया कि जब आज गैलेक्सी इतनी दूरी पर स्थित है तो हो सकता है कि पास्ट में ये बहुत ज्यादा पास रही हो और हो सकता है कि ये सभी एक ही बिंदु में समाई हो और हमें इसका कंप्लीट और सॉलिड प्रूफ मिला हो कि बिग बैंग असल में हुआ था। इस खोज ने वैज्ञानिकों को और ज्यादा उत्साहित कर दिया और इस बार वैज्ञानिकों ने लगभग 2 गुना यानी 200 इंच का एक बहुत बड़ा विशाल पॉलीमर टेलीस्कोप बनाया। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के पॉलीमर माउंटेन पर बनाया गया था। इसका आईना 14 टन का था और ये अब तक का सबसे भारी आईना है। ये टेलीस्कोप वैज्ञानिकों के लिए कितनी काम की थी, इस बात का अंदाजा आप इसके नाम से लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे बिग आई नाम दिया। ये टेलीस्कोप वैज्ञानिकों के लिए अब तक की सबसे बेजोड़ और सबसे शानदार टेलीस्कोप थी, लेकिन इसमें एक समस्या अभी तक बनी हुई थी और वो समस्या थी कि हमें ब्रह्मांड से मिलने वाली तस्वीरें साफ नहीं मिल रही थी। जब इसके कारणों का पता लगाया गया तब पाया गया कि इन धुंधली तस्वीरों का कारण हमारे वायुमंडल में बहने वाली हवा है। जब अंतरिक्ष की गहराइयों से चलकर लाइट हमारे वायुमंडल से होती हुई हवा के द्वारा टेलीस्कोप के मिरर तक आती है तो ये हवा उस रोशनी को धुंधला कर देती है और जिसके कारण हमें तस्वीरें धुंधली दिखाई देती है। जब इस समस्या की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान गया तब एक वैज्ञानिक लाइमन स्पाइट्जर ने सुझाव दिया
कि एकदम साफ तस्वीरें प्राप्त करने के लिए हमें अपने टेलीस्कोप को हवा से बचाना होगा। इसके लिए उसे ऐसी जगह लगाना होगा जहां हवा बिल्कुल भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि अगर हमें अंतरिक्ष की गहराइयों की बेहतर तस्वीर चाहिए तो हमें अपने टेलीस्कोप धरती की जगह अंतरिक्ष में स्थापित करने चाहिए। वाकई में यह आइडिया कमाल का था। आइडिया 1948 में उस समय दिया गया था जब मानव अंतरिक्ष में रॉकेट भी नहीं छोड़ सकता था। उसमें भी उसे लगातार विफलता ही मिल रही थी। इन विफलताओं को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि लाइमन स्पाइसर का ये अनोखा आइडिया, जो कि भविष्य की उड़ान था, कभी संभव हो पाएगा। लाइमन स्पाइसर के इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए 40 साल लग गए और साल 24 अप्रैल 1990 में हबल के सम्मान में हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित कर दी गई। लेकिन हमारी समस्या यहाँ पर खत्म नहीं हुई और करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी हमें जो तस्वीरें हबल टेलीस्कोप से मिलनी चाहिए थी वैसी हमें नहीं मिली। हमें वहां भी धुंधली ही तस्वीरें मिल रही थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि हबल टेलीस्कोप पर लगा फोटो सिस्टम खराब है। यानी हबल टेलीस्कोप पर लगा 94 इंच का बड़ा मिरर मनुष्य के बाल की मोटाई की इतनी जगह से खिसका हुआ है और इतनी सी जगह के कारण हमें तस्वीर साफ नहीं दिखाई दे रही है। इस भारी कमी को दूर करने के लिए एस्ट्रोनॉमर कई बार अंतरिक्ष में गए और उन्होंने इस भारी कमी को दूर कर दिया। इस भारी कमी को दूर करने के बाद जब हमें तस्वीर मिली तो ये हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छी थी और यहीं से शुरू हुआ पूरी दुनिया को बदलने का हबल टेलीस्कोप का सफर, जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। हबल टेलीस्कोप ने हमें बताया कि हम ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। हम हमारी मिल्की वे के किसी कोने में सुई की नोक के आकार की इतनी सी जगह में भी नहीं है। हबल टेलीस्कोप के द्वारा किए गए अब तक के कार्य में सबसे प्रमुख काम ये है कि इसने हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों की शानदार तस्वीरें हमें उपलब्ध करवाई। बहुत सारी गैलेक्सियों की हमें तस्वीर उपलब्ध करवाई। गैलेक्सियों के बीच में ब्लैक होल भी होते हैं, ये भी हमें बताया। ये हबल टेलीस्कोप का ही कमाल था कि हम अपने इस ब्रह्मांड की उम्र को जान पाए। ये हबल टेलीस्कोप का ही कमाल था कि हमें नजर नहीं आने वाली ऊर्जा और जिसे हम मेजर नहीं कर सकते ऐसी डार्क एनर्जी का भी पता लगाया। हबल टेलीस्कोप की सबसे शानदार खोज डीप फील्ड की खोज थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न हबल टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड की और ज्यादा गहराइयों में झांका जाए। उन्होंने ब्रह्मांड की मैप में एक ऐसी जगह ढूंढी जो एकदम खाली जगह लग रही थी। वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप से उस जगह पर नजर रखने के बारे में सोचा। वैज्ञानिकों ने लगातार 10 दिन तक इस जगह पर नजर रखी। ये जगह जूस पीने वाली स्ट्रॉ की मोटाई से ज्यादा बड़ी नहीं थी। लगातार 10 दिनों तक नजर रखने के बाद वैज्ञानिक हैरान रह गए जब उन्होंने इस जगह की तस्वीर देखी। उन्होंने पाया कि यहाँ पर लगभग 10,000 के आसपास गैलेक्सीज थी। ये अब तक की सबसे बड़ी खोज थी जिसने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया कि इस ब्रह्मांड के स्ट्रॉ जैसे छोटे छोटे इलाकों में भी लगभग 10,000 के आसपास गैलेक्सीज हो सकती हैं। शुरुआत में हबल के द्वारा खोज किए गए डीप फील्ड में सिर्फ 3 तारे ही दिखाई देते थे, लेकिन जब उसे और गहराई के साथ देखा गया तो वहां पर 10,000 गैलेक्सीज थी। हबल टेलीस्कोप डीप फील्ड के कैलकुलेशन के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इस ब्रह्मांड में नजर आने वाली सभी गैलेक्सीज में इतने तारे हैं कि हम उन्हें आसानी से गिन भी नहीं सकते। सभी गैलेक्सीज में कुल मिलाकर के 10 के आगे अगर हम 22 जीरो लगाए, इतने तारे उपस्थित हैं। हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए डीप फील्ड ने हबल टेलीस्कोप की लिमिटेशन को तय कर दिया और बताया कि हबल टेलीस्कोप इस डिस्टेंस से ज्यादा की डिस्टेंस पर नहीं देख सकता, जबकि वैज्ञानिकों को नजर आने वाली हर गैलेक्सी के उस पार भी देखने की इच्छा थी जहां से अभी तक हमें कुछ भी नजर नहीं आया था। इसके लिए हमें एक ऐसी टेलीस्कोप की आवश्यकता थी जो हबल टेलीस्कोप से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो, यानी एक नए पावरफुल टेलीस्कोप की। यानी हमें जरूरत थी एक नई टाइम मशीन की। टेलीस्कोप हमेशा से ही एक टाइम मशीन रहा है, क्योंकि टेलीस्कोप ने ही हमें वो दिखाया है जो हम कभी देख नहीं पाते। इसलिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टेलीस्कोपिक टाइम मशीन क्यों है। हमारी आंखें उसी चीज को देख पाती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट आती है और उससे रिफ्लेक्ट कर हमारी आंखों तक जब लाइट आती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है।
तब हमें उस ऑब्जेक्ट से लाइट को हमारी आंखों तक आने में जितना भी समय गुजरता है या गुजरा है, हमें वो ऑब्जेक्ट उतने समय पुराना दिखाई देता है। यानी हम उस ऑब्जेक्ट की आज की तस्वीरें नहीं देखते हैं, बल्कि हम उस ऑब्जेक्ट की सेकंड पहले की तस्वीरें देखते हैं। ठीक ऐसा ही टेलीस्कोप के साथ भी है। टेलीस्कोप में आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है और हमें उस ऑब्जेक्ट की तस्वीरें मिलती है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट से चलकर लाइट को टेलीस्कोप तक आने में कितना समय लगता है? वो ऑब्जेक्ट की तस्वीर उतने ही साल पुरानी होती है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है और लाइट को सूरज से हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। कई बार आपने अखबारों में, न्यूज में या किसी साइंस मैगजीन में किसी तारे की फोटो के साथ या किसी गैलेक्सी की फोटो के साथ डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ देखा होगा कि ये स्टार प्लैनेट हमसे 10 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब है कि हमारे पास आज वो तस्वीर है, वो उस ऑब्जेक्ट की 10 करोड़ साल पुरानी तस्वीर है। क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट लाइट को हम तक आने में 10 करोड़ साल का समय लगा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी आंखें और टेलीस्कोप समय में पीछे झांकने की एक टाइम मशीन है। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट आज हमें दिखाई दे रहा है, वो 10 करोड़ साल पहले की स्थिति का है। हो सकता है कि उस स्थिति से आज ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया हो, क्योंकि हर चीज लगातार फैल रही है और वो इतनी तेजी से दूर जा रही है कि हो सकता है कि अभी हमें उसकी तस्वीरें मिल रही हो, लेकिन इन फ्यूचर हमें उसकी तस्वीर मिले ही नहीं, क्योंकि वो हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर चली जाएंगी कि वहां से लाइट हम तक आ ही नहीं सकती। तो हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये अपने आकार को बढ़ा रहा है, जिसके कारण स्पेस और टाइम में भी फैलाव हो रहा है। यही कारण है कि जब हम स्पेस में और ज्यादा गहराई तक देखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगातार गैलेक्सीज की संख्या कम होती दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जगह में हमें गैलेक्सीज दिखाई नहीं दे रही है वहां गैलेक्सीज नहीं है, बल्कि इसका कारण ये है कि ब्रह्मांड के लगातार फैलने के कारण स्पेस टाइम भी फैल रहा है और उसके कारण लाइट रेड शिफ्ट हो गई है और उस जोन में पहुंच गई है जहां की लाइट को हमारी आंखें नहीं देख सकती। यानी हमारी हबल टेलीस्कोप उसे नहीं देख सकती है। ये हमारी हबल टेलीस्कोप की लिमिटेशंस है। हबल टेलीस्कोप सिर्फ उस जगह तक ही देख सकती है जिस जगह को हमारी आंखें देख पाती है। इससे आगे की डिस्टेंस पर देखने के लिए हमें हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी, जो ब्रह्मांड के उन हिस्सों में भी झांक सके जहां पर हबल टेलीस्कोप नहीं देख सकता है। हमें एक ऐसी टेलीस्कोप चाहिए जो ब्रह्मांड में बनी पहली गैलेक्सी की भी फोटो हमें दिखा सके, जो हमें दिखा सके कि असल में ब्रह्मांड के जन्म के बाद यानी बिग बैंग के समय किस तरीके की परिस्थितियां रही थी, किस तरीके से ब्रह्मांड में पहले स्टार का जन्म हुआ और किस तरीके से स्टार्स ने मिलकर के पहली गैलेक्सी को जन्म दिया था। हम पता लगा सके कि हम कहां से आए हैं और हमारा जन्म कैसे हुआ है। हमारी आंखें प्रकाश की कुछ ही वेवलेंथ को आसानी से देख पाती हैं, जिसमें से इंफ्रारेड और रेड लाइट शामिल है। हबल टेलीस्कोप की रेंज से बाहर के अंतरिक्ष में गैलेक्सी से आने वाली लाइट लगातार चलते हुए ब्लू लाइट से रेड लाइट में शिफ्ट हो जाती है, जिस कारण हमें ये दिखाई नहीं देता है। हमारा सबसे आधुनिक टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमें इंफ्रारेड लाइट मिलेंगी, जिससे हम ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देख पाएंगे जिन्हें हम आज तक नहीं देख पाए। यानी समय में और ज्यादा पीछे, और ज्यादा नए खुलासे, और ज्यादा रोमांच से भरा सफर। वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे सेंसिटिव टेलीस्कोप होगा। इस टेलीस्कोप के सनफील्ड में ही करीब 189 रिलीज सेंसर लगे हुए हैं। ये ऐसा पहला टेलीस्कोप है जो फैल सकता है। इसे कई टुकड़ों में बनाया गया है ताकि इसे बंद किया जा सके और खोला जा सके। ये अपनी तरह का अभी तक का सबसे आधुनिक टेलीस्कोप है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके मिरर पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि दूर अंतरिक्ष से मिलने वाली रोशनी इंफ्रारेड रोशनी होगी। साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि इसका मिरर गर्म ना हो, नहीं तो ये अपने आप को ही मेजर करने लगेगा और हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, हमें और ही कुछ मिलेगा।
इसलिए इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने के लिए डिजाइन का भी बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अर्थ से सन के L2 ऑर्बिट में स्थापित किया गया है ताकि ये सन के रास्ते में भी ना आए और इस पर पृथ्वी की गर्मी का भी असर ना हो। ये ऑर्बिट पृथ्वी से लाखों मील की दूरी पर स्थित है, इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में हर तरीके से सावधानी रखी गई है, क्योंकि इसे जिस ऑर्बिट पर स्थापित किया गया है वहां पर होने वाली छोटी सी गड़बड़ी को सुधारने के लिए भी वहां तक हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। जिस तरीके से हबल टेलीस्कोप के किनारे पर हुई गलती को सुधारने के लिए अंतरिक्ष यात्री वहां तक गए थे, उसी तरीके से कोई छोटी सी भी गलती भी टेलीस्कोप में होती है तो उस गड़बड़ी को सुधार पाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने के लिए काफी सारे चरणों से गुजरना पड़ा, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमें अंधा बना सकती है और अरबों खरबों डॉलर खराब हो सकते हैं। पहली बार बनाए गए सबसे बड़े टेलीस्कोप का वजन 300 टन था, जिसको अंतरिक्ष में स्थापित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा वजन को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए इतने पावरफुल रॉकेट नहीं है। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करने में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इसका वजन बहुत ज्यादा कम होना चाहिए था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का वजन मात्र 6 टन है। ये टेलीस्कोप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो वहीं ज्यादा प्रोग्रामेबल भी है। इस टेलीस्कोप में लगभग 400 के करीब प्रोग्राम हैं, जिन्हें एक साथ एक ही समय में चलाना होगा। अगर ये सभी प्रोग्राम एक साथ नहीं चले तो ये टेलीस्कोप खत्म हो जाएगा। जैसे कि इसकी सनशील्ड का खुलना, ये सनशील्ड बहुत तेजी के साथ खुलने चाहिए, क्योंकि अगर इसके खुलने में देरी हुई तो इस सिचुएशन में टेलीस्कोप बहुत तेजी के साथ ठंडी हो जाएगी, जिसके कारण उसके जॉइंट जम जाएंगे। वहीं इसके ओरिगामी मिरर को भी बहुत जल्दी खुलकर एकदम सेट होना होगा और ये सभी काम एक साथ एक ही बार में पूरे करने होंगे। अल्टो पॉइंट पर स्टेट ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का काम पहली गैलेक्सी के साथ साथ डस्ट क्लाउड के बाद उस जगह को देखना भी होगा जहां पर पहले तारे का जन्म हुआ था। साथ ही साथ ये भविष्य में हमारे नए घर की तलाश भी करेगा, यानी अंतरिक्ष में एक्सोप्लैनेट को भी ढूंढ लेगा। एक्सोप्लैनेट वे प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाए जाते हैं, जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेज पाई जाती हैं। आज के समय में ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी के द्वारा अंतरिक्ष में प्लैनेट्स को ढूंढा जाता है, जिसमें तारे के सामने से गुजरने वाले ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है। साथ ही इसकी रोशनी को रोकने की क्षमता को मापकर इनके आकार का भी अंदाजा लगाया जाता है। जैसे कि हमारे सौर मंडल का जुपिटर ग्रह हमारे सूरज के 10वें हिस्से जितना बड़ा है, जिसके कारण ये सूरज से आने वाली रोशनी का लगभग 100वां हिस्सा रोक देता है। अगर कोई तारा इस तरीके से इस मात्रा में रोशनी को रोकता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे जुपिटर ग्रह जितना बड़ा है। वही हमारी पृथ्वी सूरज का 10,000वां हिस्सा है, जिसका मतलब है कि ये सूरज की कुल रोशनी का 1,00,000वां हिस्सा रोक लेती है। अगर इस तरीके से कोई प्लैनेट इतनी मात्रा में रोशनी को रोकता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी पृथ्वी के आकार का जितना बड़ा है। लेकिन ये तकनीक किस्मत पर डिपेंड करती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपने सही समय पर स्टडी कर ली है तो आप एक्सोप्लैनेट को ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत लंबा समय ढूंढने में ही बीत जाएगा और हो सकता है कि आपको कोई एक्सोप्लैनेट ही ना मिले। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद सौर मंडल से बाहर ऐसे एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए किस्मत पर डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ इस क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट को ढूंढ पाएगी। हमारी टेलीस्कोप की यात्रा आगे कहां तक जाएगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इटली में बनी पहली टेलीस्कोप से लेकर के हमने अंतरिक्ष में स्थापित सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक का सफर तय किया है, जहां पहले टेलीस्कोप ने समाज में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को तोड़ा और समझाया कि हम ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और ना ही कोई चीज हमारा चक्कर लगाती है सिवाय चांद के। वैसे ही हबल टेलीस्कोप ने हमें ये बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी ही पूरा ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में है। हवाई टेलीस्कोप ने हमारी सोचने समझने और देखने की क्षमता को विस्तार किया और हमें हबल डीप फील्ड तक लेकर गई और बताया कि इस ब्रह्मांड में नजर आने वाली खाली जगहों पर भी
बहुत ही बड़ी संख्या में गैलेक्सीज हो सकती हैं। वहीं हबल टेलीस्कोप की लिमिटेशंस मिलने के बाद हमने आज की सबसे आधुनिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाई है और उसे उस जगह पर स्थापित किया है जहां पर आज तक किसी भी टेलीस्कोप को स्थापित नहीं किया गया। मनुष्य के द्वारा की गई ये सबसे अहम खोज हमें समय यात्रा करवाती है और जिस तरह से हबल टेलीस्कोप ने इस ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया, ठीक उसी तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी ब्रह्मांड के देखने के अभी तक के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगी और ब्रह्मांड के अभी तक दिखाई नहीं देने वाले हिस्सों में छिपे हुए राज भी हमें बताएंगी।